अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खुरम गिल फ्राम स्टार्स हेड ऑफिस जोहर टाउन लाहौर। और आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे। अभी हमने चैप्टर नंबर 6 का जो नेक्स्ट पोर्शन है, जो रिमेनिंग पोर्शन है, वो हमने करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जिसमें दो टर्म्स के दरमियान जो कॉमन रेशियो है सेम होती है। मैं डेफिनेशन समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक सीक्वेंस लिख के देता हूँ। 1 2 4 8 16 अप टू सो ऑन। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्यों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है? देखें, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये इसकी सेकंड टर्म है, ये इसकी थर्ड टर्म है, ये इसकी फोर्थ टर्म है एंड अप टू सो ऑन। अगर आप सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करें तो देखिए कॉमन रेशियो 2 बनती है। आप इसको इससे डिवाइड करें रेशियो 2 बनती है, इसको इससे डिवाइड करें रेशियो क्या बनती है? 2 बनती है। अगर आप हर नेक्स्ट टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म से डिवाइड करें, जो कॉमन रेशियो अगर वो सेम बने तो उसको कहा जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जो रेशियो बनी है इसको कॉमन रेशियो कहते हैं। जो रेशियो बनी इसको क्या कहा जाता है? कॉमन रेशियो। अब डेफिनेशन देखें। अ सीक्वेंस, आप देखें ना, आपने किसको डिवाइड किया? आपने A2 को डिवाइड किया A1 से, आपने A3 को डिवाइड किया A2 से, आपने A4 को डिवाइड किया A3 से। ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये सेम नंबर आना चाहिए। इस चीज को कहा जाता है कॉमन रेशियो। इस चीज को क्या कहा जाता है? कॉमन रेशियो। ठीक हो गया जी। इस चीज को हम कहते हैं कॉमन रेशियो। अब स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट। कॉमन रेशियो सेम होती है और ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉमन रेशियो सेम है उसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसमें n जो है वो कैपिटल N नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और n हमेशा किससे ग्रेटर होता है जी? 1 से ग्रेटर होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो जनरल टर्म है उसका फॉर्मूला होता है A1 इंटू R पावर n माइनस 1। और इस फॉर्मूले में n जो है वो किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को। और n किससे ग्रेटर होता है? 1 से। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा कि n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर और n मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ये चीज देखें जरा, ये जनरल टर्म है। इसमें मुख्तलिफ चीजें आती हैं। इसमें nth टर्म आती है जो हमने कैलकुलेट करनी है। इसमें आपको पता है फर्स्ट टर्म आती है, इसमें कॉमन रेशियो आती है, इसमें n आता है। इसमें भी 4 चीजें हैं। इसका भी जैसे हमने शॉर्टकट पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैलकुलेट करने का, वैसे हम इसका शॉर्टकट भी पढ़ेंगे कि हम r कैसे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, हम an कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम a1 इसमें से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेसिकली नस्ट के एंट्रेंस टेस्ट में आया है NET में। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी। इफ A1 इक्वल टू 2, A5 इक्वल टू 32, then it's in a GP, ये GP की टर्म है जी, in a GP, then its common ratio is, मैं फिर बता रही हूँ, क्वेश्चन नेक्स्ट के टेस्ट में आया है। ऑप्शन है जी 2, बीटा ऑप्शन है जी -2, सी ऑप्शन है जी 2 आयोटा, डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। जी बताएं क्या आंसर आपने सोचा है? आर निकालना है आपने। कॉमन रेशियो इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो कॉमन रेशियो का शॉर्टकट देखें। आपको याद हो कि मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बताया था लास्ट लेक्चर में RD निकालने का, जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था। अब हम शॉर्टकट सीख रहे हैं R निकालने का। कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखें, आपने नेक्स्ट टर्म को डिवाइड कर देना पिछले वाली टर्म से। वहां पे माइनस किया था, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो भी नेक्स्ट टर्म है उसको डिवाइड करेंगे पिछले वाली टर्म जो पहले लिखी हुई है। फिर हम क्या करेंगे? R की पावर में इन दोनों के सबस्क्रिप्ट्स को माइनस कर देंगे। 5 - 1 जो भी टर्म का नंबर होंगे माइनस कर देंगे। गॉट इट? देखो दोबारा सुनो। आप इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करोगे। शॉर्टकट है R निकालने का, ट्रिक बता रहा हूं। उसके बाद क्या करना है आपने? जो टर्म नंबर है नेक्स्ट टर्म का 5 है, प्रीवियस टर्म का 1 है, नेक्स्ट टर्म नंबर को उसके प्रीवियस टर्म नंबर में से माइनस करना है।
तो आपके पास किस चीज की वैल्यू आ जाएगी, आर की। ठीक है, तो देखें आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 16। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, फौरी तौर पे इसका आंसर अल्फा कर देंगे, जो गलत होगा, क्योंकि आर की जितनी पावर होगी उतनी वैल्यूज इसकी पॉसिबल है। तो अपने चारों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है आप इसे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बना के सॉल्व करते हो, ऐसे इसे फैक्टराइज करेंगे तो आर स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 अलग से आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। दोनों को सॉल्व कर ले तो आपके पास सारे आंसर बनेंगे। यहां से इसकी वैल्यू +-2 बनेगी, यहां से +-2 आयोटा बनेंगे। ठीक हो गया जी। इसको हम इस तरीके सॉल्व करेंगे। आर निकालने का ही शॉर्टकट, थोड़ी और प्रैक्टिस करवाता हूं। अगर आपसे लिखा हो A3 जो है वो 6 के इक्वल है, आपके पास लिखा हो A5 जो है वो 18 के इक्वल है, 24 के इक्वल है, यू हैव टू कैलकुलेट आर। तो अब आप इस शॉर्टकट को यूज करें, थोड़ा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ड्रिल करा रहा हूं। इस टर्म को इससे डिवाइड करना है आपने, 24 डिवाइडेड बाय 6। इसके बाद क्या करना है जी, आर की पावर में दोनों को माइनस करना है, अगली टर्म का नंबर पिछली टर्म के नंबर से। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 4 से, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी +-2 आ जाएगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। यहां तक हमने अभी तक सिर्फ आर निकालने का शॉर्टकट सीखा है। कैसे आर कैलकुलेट करते हैं मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगली टर्म को पिछली टर्म से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, और आर की पावर में इन दोनों के नंबर्स को माइनस करना है, तो आपके पास 1 स्टेप में आर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए जी। अभी मैंने आपको जस्ट आर कैलकुलेट करने का ट्रिक बताया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इफ A1 इन अ जीपी। अभी हमने आर कैलकुलेट करने का शॉर्टकट सीखा है, और ऑफ कोर्स आर आ गया तो आपको बाकी चीजें भी कैलकुलेट करनी आ जाएंगी। देखिए अगला क्वेश्चन, आर इक्वल इफ इन अ जीपी A1 इक्वल टू 4, R इक्वल टू हाफ एंड N इक्वल टू 5, देन आपने nth टर्म बतानी है an। ऑप्शन नंबर 1 है जी 4, ऑप्शन नंबर बी है 1/2, सी ऑप्शन है जी 1/4, डेल्टा ऑप्शन है जी नन ऑफ दीज। हाँ जी, अब आप बताएं आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको जी। ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, जस्ट वैल्यूज आपने इंसर्ट करनी, आंसर आ जाएगा। कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा फार्मूला पूछा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो बहुत आसान होते हैं, इवन आप उनको इजीली फार्मूले में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं जी। इसमें वैल्यूज लगा दें, an कैलकुलेट करना है जी। बताएं क्या होगा, a1 की वैल्यू कितनी है 4 है, r की वैल्यू कितनी है 1/2 है, n की वैल्यू कितनी है 5 - 1, तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 × 1/2 पावर 4 16 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लें तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी आंसर बनेगा। उसके बाद हम इस फार्मूले को थोड़ा और शॉर्ट बना लेते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा काम। देखें, अगर आपने a1 तो इसमें मौजूद है ना, अगर आपने a2 कैलकुलेट करना तो फार्मूला बनेगा a1r, शॉर्ट कर दिया, 2 है तो पावर 1 कर दें। अब हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करेंगे। देखें, अगर आपने a3 मालूम करना, फार्मूला बनेगा a1r2, राइट। अगर आपने a4 मालूम करना, फार्मूला बनेगा a1r3। यहां से a1 भी आ जाएगा, यहां से r भी आ जाएगा, यहां से कोई भी टर्म आ जाएगी, an भी आ जाएगा। अगर आपके पास a6 मालूम करना है, फार्मूला बनेगा a1r⁵। समझ आ गई है ये वाली बात। अगर आपने a7 मालूम करना है तो फार्मूला बनेगा a1r⁶। क्लियर जी। अब क्वेश्चन करते हैं जी, कैसे आता है इसमें से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ये यूईटी के टेस्ट में आ सकता है, आपका ईकैट के टेस्ट में। इन आ जीपी, एक जीपी में A2 जो है वो 1/2 है एंड A4 जो है वो 1/16 है। देन आपने A8 बताना है, 8वीं टर्म बतानी। ऑप्शन है जी 1/128,
बीटा ऑप्शन है 1/256, सी ऑप्शन है 1/512, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखें जी, अब इसमें हम आर निकालने का शॉर्टकट भी यूज, अब इस फॉर्मूले का थोड़ी देर के लिए भूल जाए, मैं इस क्वेश्चन में आर निकालने का शॉर्टकट भी आपको रिपीट करवा दूंगा। फर्दर अगर आपने कोई भी टर्म कैलकुलेट करनी होगी तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। देखें, सबसे पहले तो आप आर कैलकुलेट करेंगे, ऑफ कोर्स, नो डाउट। बताओ जरा आर निकालने का क्या शॉर्टकट बताया था मैंने, ये क्या बताया था? सोचें, नेक्स्ट टर्म को डिवाइड करना है पिछले वाली टर्म से। पिछले वाली टर्म क्या है? 1/2 है। अगली टर्म को पिछली से डिवाइड कर देना है और आर की पावर में दोनों को माइनस कर देना है। तो आर की वैल्यू आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगी? इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/8 बनेगा। ठीक हो गया। तो यहां से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ±2√2। आर आ गया जी। आर आ जाए तो देखें, मालूम क्या करना है आपने? A8 का फार्मूला क्या होगा? 1/r⁻7। A8 का जो फॉर्मूला है क्या बनेगा? 1/r⁻7। इसका मतलब है हमें R और A1 चाहिए, एन तो पता ही है ना। अब हमने निकाल लिया R, बताओ A1 कैसे मिलेगा? इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दे, A1 मिल जाएगा। जैसे देखें, A2 = A1/2। A2 गिवन है आपके पास। A2 होता किसके इक्वल है? A1 R के इक्वल है, तो 1/2। R की वैल्यू लगा दो, 1/2√2, 1/2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2। लो जी, आपने A1 भी मालूम कर लिया, आपने R भी मालूम कर लिया। मैंने कहा सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक A1 एक R। अब इसमें वैल्यूज लगा दो। A8 = A1 की वैल्यू √2 है और इसकी वैल्यू क्या है? 2√2 का p⁻7। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A8 = जी क्या हो जाएगा? 1/2⁻7 और ये एक इस पावर से कैंसिल हो जाएगा, 2⁻6 बन जाएगा। A8 इसको भी सॉल्व कर लें, 1/2⁻7 × 2⁻3 बच जाएगा। तो 8 = 1/2⁻10 बन जाएगा। और 2⁻10 कितना होता है जी? 1/1024। ये आंसर बनता है, जो कोई भी नहीं है एक्चुअली। इसका आंसर क्या है? डेल्टा आंसर है नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है? 1/1024। वंस अगेन आपने दो चीजें कैलकुलेट की हैं, एक A1 और दूसरा R निकालने का शॉर्टकट समझ आ गया। A1 तो सीधा और टर्म भी सीधी सीधी निकल आएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी। आपको याद हो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, फिर हमने उसका मीन पढ़ा। इसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, फिर हम उसका मीन पढ़ेंगे। टर्म कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन हमने कर लिया। देखो, अब हम पढ़ने लगे ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जिसे मैं लिखूंगा GM। होता क्या है, अगर मैं 3 टर्म्स लिखता हूं, याद रखिएगा किसी भी जीपी को बनाने के लिए कम से कम 3 टर्म्स का होना जरूरी है। अच्छा, एक और बात सुन लें जीपी से रिलेटेड, एक फैक्ट है वो याद रख लें। फैक्ट ये है कि किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो 0 नहीं हो सकती। याद रखिएगा, दिस मस्ट बी नॉन जीरो। और कोई भी प्रोग्रेशन बनाने के लिए मिनिमम टर्म जो रिक्वायर होती है वो 3 होती हैं। 2 क्वेश्चन आप सिंपल से याद रख लें कि मिनिमम टर्म्स 3 रिक्वायर्ड होती हैं और कॉमन रेशियो जो है वो 0 नहीं हो सकती। देखें, ये 3 टर्म्स हैं, इन दो के जो दरमियान वाली टर्म्स है ना, इसको ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। किसी भी जीपी में 2 टर्म के दरमियान वाली टर्म को क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। फार्मूला देख लें ज्योमेट्रिक मीन का, पहले डेफिनेशन लिख लें। इफ A कैपिटल G B आर इन जीपी, ये 3 टर्म्स हैं जो कि जीपी की टर्म्स हैं। ठीक हो गया। देन जो दरमियान वाली टर्म है इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। दरमियान वाली टर्म को ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। और ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ±√AB। ये बड़ा आसान सा फार्मूला है जी, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, डायरेक्ट स्ट्रेट फार्मूला है। क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल इसमें से आता है।
द ज्योमेट्रिक मीन, और ये क्वेश्चन को आप इजी ना लें, ये क्वेश्चन नस्ट के टेस्ट में आया हुआ है और बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे। द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 एंड -8, 2 एंड -8 के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन बताना है आपको। इज जी क्या होगी? 4 आयोटा, -4 आयोटा, डेल्टा आंसर है बोथ ए एंड बी। जी क्या होगा इसका आंसर? वेरी इजी, सिंपल, स्ट्रेट। जी कैसे मालूम करते हैं ज्योमेट्रिक मीन? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू -8। तो आपको पता है कि नेगेटिव, ये 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर रूट आयोटा होता है, तो बोथ विल बी द आंसर, दैट इज बोथ बी एंड सी। तो दोनों आंसर इसके बनेंगे, बी भी और सी भी। ये ज्योमेट्रिक मीन आसान सा क्वेश्चन इसमें से आता है, कोई बहुत मुश्किल हार्ड क्वेश्चन इसमें से नहीं आता, बनता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी हमने पढ़ा जी ज्योमेट्रिक मीन, दिस इज सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि ज्योमेट्रिक मीन जो हमेशा सिंगल हो। ज्योमेट्रिक मीन में भी मल्टीपल। ये देखें, ये पूरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये इसकी 5th टर्म है, 6th टर्म है। इसके दरमियान जो पहला नंबर है ये पहला ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये जो दूसरा नंबर है ये दूसरा ज्योमेट्रिक मीन होता है, जो तीसरा नंबर है ये तीसरा ज्योमेट्रिक मीन होता है, जो चौथा नंबर है ये चौथा ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो किसी भी दो नंबर्स के दरमियान बहुत सारे ज्योमेट्रिक मीन भी हो सकते हैं, जिन्हें हम एन मीन्स कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एन ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा एक और बात याद रख लीजिएगा, ज्योमेट्रिक मीन को मीन प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, मीन प्रोपोर्शनल। ज्योमेट्रिक मीन को मीन प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। देखिए ये क्या होता है, अगर दो नंबर्स हैं, इफ ए और बी, इसके दरमियान G1, G2, G3 अप टू सोन Gn, ये n ज्योमेट्रिक मीन है आर इन GP, ये सारे नंबर GP में हैं। देन जो दरमियान में नंबर है G1, G2 हो गया, G3 हो गया, Gn हो गया, ये सारे n ज्योमेट्रिक मीन हैं। ये दो नंबर्स के दरमियान जितने भी नंबर है GP के वो सारे n ज्योमेट्रिक मीन्स होते हैं। इसमें जो nth ज्योमेट्रिक मीन है उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला नोट कर लें, A/B n/n+1। फार्मूला हमने यूज नहीं करना, मैंने आपको बताया था कि इसका हमने शॉर्टकट पढ़ना है। जैसे हमने अरिथमेटिक मीन का पढ़ा वैसे ही हम nth ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला जस्ट आप मेमोरी के लिए याद रख लें। इसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा, बड़ा आसान शॉर्टकट है। क्वेश्चन ऐसे आता है, 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 and 64, इसके दरमियान 3 ज्योमेट्रिक मीन बताने हैं। ऑप्शन है जी 8, 16, 32। बीटा ऑप्शन है 8, -16, 32। सी ऑप्शन है -8, 16, -32। डेल्टा ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो स्टूडेंट्स कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? ये फार्मूला यूज करने की ज़रूरत हमें नहीं है, इसमें हम इसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्टकट ये कि आप दो नंबर लिख लें जिनके दरमियान मीन बताने हैं, 64 और 4 के दरमियान। इसके दरमियान में सारी ऑप्शन रख के देखें, जिस पे कॉमन रेशो सेम बन जाए वही आंसर है। जरा इसके दरमियान ये वाली ऑप्शन रखें, 8, 16, 32। हमने ये वाली ऑप्शन रखी, इसको इससे डिवाइड करें, क्या आंसर आएगा? 2। इसको इससे डिवाइड करें, 2 आंसर आएगा। इसको इससे डिवाइड करें, 2 आंसर आएगा। इसको इससे डिवाइड करें, कॉमन रेशियो सेम बन रहे तो यही आंसर है। बीटा ऑप्शन को भी चेक कर लें, मैं सी ऑप्शन को चेक कर रहा हूं क्योंकि बोथ ए एंड सी की ऑप्शन है, ये तो करेक्ट है, ये डिसाइडेड है। इसी तरह वो लिखें -64, 64, -32। हाँ जी, इसको इससे डिवाइड करें, रेशियो क्या बनती है? -2। इसको इससे डिवाइड करें, -2। इसको इससे डिवाइड करें, -2, -2।
वंस अगेन रेशो फिर सेम बन रही है, इसका मतलब ये भी आंसर है, डेल्टा आंसर होगा इसका, दोनों आंसर है। दोनों नंबर के दरमियान जो गिवन है उसके दरमियान सारी ऑप्शन रखनी है जिसपे दोनों साइड इक्वल आ जाए वही आपका, जिसपे कॉमन रेशो सेम आ जाए वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। आपको समझ आ गई कि nth ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, और ये वैल्यूज एक से ज्यादा हो सकती हैं। क्यों ज्यादा होती हैं? क्योंकि कॉमन रेशो दो नंबर्स के दरमियान वेरी कर सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। ठीक है जी। अभी तक हमने ज्योमेट्रिक मीन तक पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर अगर आप लोगों ने नस का टेस्ट देना तो उसके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्योमेट्रिक सीरीज। ये वाला टॉपिक नस्ट के टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने नस का टेस्ट देना है तो इसके ऊपर आपने बहुत फोकस करना है। यूईटी के टेस्ट में भी इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिएगा ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, 1 2 3 1 2 4 8 16 अप टू सो ऑन, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर आप इसकी टर्म्स को ऐड कर दें तो ये सीरीज बन जाती है। सिंपल सी बात है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की सारी टर्म्स को आप ऐड कर दें तो ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज दो तरह की होती है, फाइनाइट सीरीज पहले और इनफाइनाइट। पहले हम फाइनाइट पढ़ लेते हैं। फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ कोर्स जिसकी लास्ट टर्म पता हो, a1 पहली टर्म होती है ज्योमेट्रिक सीरीज की, a1r सेकंड टर्म होती है, a1r2 थर्ड टर्म होती है। अब अगर इसकी लास्ट टर्म आपको पता हो तो ये फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। एक्चुअली जब भी सीरीज की बात आती है तो आपने सम मालूम करना होता है, Sn। तो ज्योमेट्रिक सीरीज का सम मालूम करने का फार्मूला होता है a1 इंटू 1 माइनस r पावर n ओवर 1 माइनस r। और याद रखिएगा ज्योमेट्रिक सीरीज में कॉमन रेशो ना 0 हो सकती है और ना 1 हो सकती है सीरीज में, इस फार्मूले को यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये आसान सा फार्मूला, इसमें जो कॉमन रेशो का जो मोड है वो हमेशा किससे लेस होना चाहिए, 1 से। ग्रेटर हो तो तब भी फार्मूला यूज हो सकता है, कोई हर्ज नहीं है इसमें, लेकिन इस फार्मूले को माइनस का साइन नहीं अपेयर होता तो r लेस देन 1 होता है। अब इसमें से एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आया हुआ है यूईटी के टेस्ट में 2018 में। यूईटी के टेस्ट में 2018 में इसमें काफी ट्रिकी क्वेश्चन आया हुआ है, बट क्वेश्चन इज नॉट एज डिफिकल्ट, थोड़ा ट्रिकी जरूर था। ये सम निकालने का फार्मूला जी फाइनाइट ज्योमेट्रिक, खत्म हो जाती है फाइनाइट ज्योमेट्रिक से अगर आपको सम निकालने का फार्मूला आ जाए। क्वेश्चन ये था, द kth टर्म of a GP is 2 power k 3 power into 3 power minus k, then sum of its first 100 terms is। पहली 100 टर्म्स का सम आपने बताना है। ऑप्शन है जी 2, ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2 ओवर 3 पावर 100, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सोचने की जरूरत है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है कि नहीं है। वो तो गिवन है कि इसमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, लेकिन अगर नहीं गिवन हो तो फिर भी हम पता कर लेते हैं। कैसे देखें, 2/3 इधर देखें 2 पावर k, ये 3 पावर माइनस के, नीचे जाके क्या हो जाएगा k। तो बताएं 2 पावर 3 पावर होल पावर k नहीं हो जाएगा। किसी भी चीज की जो होल पावर है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है, याद रखिएगा। किसी भी नंबर की अगर होल पावर लिखी हुई है तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। किसी भी सीक्वेंस की अगर होल पावर में लिखा हुआ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। लो जी, ये kth टर्म है, ये k है। आपने कितनी टर्म्स का सम बताना है, 100 टर्म्स का। उसके लिए कितनी चीजें चाहिए, 2 चीजें चाहिए, a1 और r। a1 निकाल लेते हैं। a1 कैसे आएगा, इसमें n की जगह पर 1 पुट कर दें k की जगह पर, तो a1 तो आ गया। कितना आ गया a1 जी आपके पास, 2/3। उसके बाद देखें आपने r निकालना है।
तो आर भी 2/3 होगा। याद रखिएगा किसी भी चीज की अगर होल पावर लिखी हुई किसी नंबर की तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होता है। उसमें जो आर होता है ना वो पावर के नीचे वाला नंबर होता है। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जो आर होता है वो पावर के नीचे वाला नंबर होता है। अगर किसी भी सीक्वेंस की कोई टर्म लिखी उसकी होल पावर लिखी है तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होना मस्ट है। और जो होल पावर के नीचे वाला नंबर है वो क्या होता है, वो हमारे पास आर होता है। ये a1 आ गया, ये r आ गया, ठीक है जी। अब फार्मूला लगा लें, क्या फार्मूला है, Sn इक्वल टू a1 इंटू r पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1, ठीक है। S 100 टर्म का सम बताना है। a1 की वैल्यू 2/3 है जी, 1 माइनस 2/3 पावर 100, ठीक हो गया, 1 ओवर r माइनस 2/3। अच्छा एक और बात, इस क्वेश्चन में यह भी लिखा हुआ था कि अप्रोक्सीमेट आंसर बता दो। अप्रोक्सीमेट आंसर बताना था जो यूनिटी के टेस्ट में क्वेश्चन था। तो क्या होगा, 2/3, 1 माइनस 0, 2 एलसीएम ले लें, 3 माइनस 2/3। ये 0 क्यों किया, इस पे सोचें जरा, देखें 2/3 है 1 से लेस, पॉइंट्स में आंसर है, और पॉइंट्स में जो भी आंसर होता है उसकी कोई भी पावर ले लें तो याद रखिएगा वो 0 को अप्रोच करती है। जितनी पावर बढ़ाते हैं नंबर 0 को अप्रोच करता है। ये लिमिट वाले चैप्टर में मैं बताऊंगा आपको जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ऐसा नंबर जो 0 और 1 के दरमियान में होता है, पॉइंट से 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है, उसकी जितनी पावर बढ़ाते जाएंगे आंसर किसको अप्रोच करता जाएगा, 0 को। तो याद रख लें ये आंसर अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, 2 पावर 100, बहुत स्मॉल आंसर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा 2/3 ओवर 1/3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो बताएं क्या आंसर आ जाएगा इसका, A2 आंसर होगा, अप्रोक्सीमेट आंसर इसका 2 होगा। इसको 0 क्यों किया, इसकी लॉजिक मैं चैप्टर नंबर 1 बुक 2 में भी बताऊंगा। अभी फिलहाल ये याद रख लें कि ये जो नंबर है 2/3 होल पावर 100 ये नियरली 0 है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन ईकेट के टेस्ट में 2018 में आया है। आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया इसका ए आंसर कैसे है। ये इसमें 2 बातें याद रखने वाली, किसी भी चीज की होल पावर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है नंबर की, और उसके नीचे वाला जो नंबर है वो खुद आर होता है। आगे चलते हैं जी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज की तरफ। अब स्पेशली मैं अगेन इस बात पे एम्फोसिस कर रहा हूं कि ये वाला टॉपिक जो है वो नस्ट के टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इससे रिलेटेड सबसे पहली बात याद रख लें, ये 2 तरह की सीरीज हो सकती है। किस तरह से 2 तरह, ये हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट भी होती है और ये हमारे पास डाइवर्जेंट भी होती है। तो ये बात आप यहीं से याद रख लें, जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। कन्वर्जेंट सीरीज ऐसी सीरीज होती है, सिंपल सी वर्डिंग में बता रहा हूं, जिसका सम आप कैलकुलेट कर लें। कन्वर्जेंट सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसका सम निकल सकता है। डाइवर्जेंट सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसका सम नहीं निकल सकता। कन्वर्जेंट सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसका सम निकल सकता है, और डाइवर्जेंट सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसका सम नहीं निकल सकता। कन्वर्जेंट सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है सीरीज, अगर कॉमन रेशियो का मोड जो है वो लेस देन 1 हो। बस से एक सूरत में सीरीज कन्वर्जेंट होती है, अगर कॉमन रेशियो का जो मैग्नीट्यूड है, जो उसका मॉडुलस है, जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन 1 हो। अगर कन्वर्जेंट है तो उसका फार्मूला होता है सम निकालने का a1 ओवर 1 माइनस r। बहुत ही आसान फार्मूला है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। a की फार्मूला सम निकालने का a1 ओवर 1 माइनस r। याद रखिएगा ये वाला फार्मूला तब वैलिड है जब r की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और ये जो r की वैल्यू है इसे कहते हैं हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस याद रखिएगा, जो r मोड लेस देन 1 होता है ना, इसे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। जो r मोड लेस देन 1 है इसे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं,
और ये सीरीज तभी वैलिड होती है जब कॉमन रेशियो का मोड लेस देन 1 होता है। बाकी सारे केसेस में ये डाइवर्जेंट होती है। देखें किन किन केसेस में, अगर r इक्वल टू 1 हो तो ऑफ कोर्स वो हो ही नहीं सकता, डाइवर्जेंट होगी। r मोड ग्रेटर देन 1 हो तो डाइवर्जेंट होगी। अगर r नेगेटिव 1 हो तब भी डाइवर्जेंट होती है। लेकिन याद रख लेना, अगर r नेगेटिव 1 हो तो उसे ऑसिलेटरी सीरीज कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? अगर कॉमन रेशियो 1 से लेस हो तो उसे क्या कहा जाता है? ऑसिलेटरी सीरीज। अगर कॉमन रेशियो 1 से लेस हो तो उसे क्या कहा जाता है? ऑसिलेटरी सीरीज। वंस अगेन सुन लें, कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज तब कन्वर्जेंट होती है जब कॉमन रेशियो का जो मोड है वो किससे लेस हो? 1 से। बाकी सारे केसेस में ये जो सीरीज है वो क्या होती है? डाइवर्जेंट होती है। बाकी किसी भी केस में सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होती। यहां तक ये बात आप नोट कर लें, यहां तक आप नोट कर लें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। द सम ऑफ द सीरीज अप टू इंफिनिटी। सीरीज है जी 1, 1/5, 1/25 अप टू। अच्छा, क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा सीरीज कौन सी, आपने खुद ही गैस करना है कि ये सीरीज कौन सी है, पता चल जाएगा आपको देखकर। ऑप्शन है 4/5, ऑप्शन है 5/4, सी ऑप्शन है 1/4, डेल्टा ऑप्शन है जी नन ऑफ दिस। जी आप इसको कैलकुलेट करें जरा, क्या आंसर आता है। मैं फिर बता रहा हूं, कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज तब कन्वर्जेंट होगी जब कॉमन रेशियो का जो मोड है दैट शुड बी लेस देन 1। जब कॉमन रेशियो का जो मोड है वो किससे लेस होगा? 1 से। इसको करते हैं सवाल। देखें, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालने का फार्मूला बड़ा आसान है। क्या फार्मूला होता है? a1/1 - r। अब एक चीज पे पक्के हो जाए तो आपने इनफाइनाइट के लिए फार्मूला ये वाला यूज करना है। दो चीजें चाहिए, एक a1 और r। a1 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो a1 तो डेफिनेटली फर्स्ट टर्म है, ठीक हो गया। r कैसे निकालते हैं? आप सेकंड टर्म को डिवाइड कर दें किससे? फर्स्ट टर्म से। सेकंड ये है, फर्स्ट ये है, तो r की वैल्यू आ जाएगी 1/5। दोनों वैल्यू पकड़े यहाँ पे लगा दें। a1 की वैल्यू 1 है, 1 - 1/5 जी। सॉल्व कर लें, 5 - 1/5 जी। तो क्या आंसर आ जाएगा ऊपर जाके? 5/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? 5/4। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन है। लेकिन ये तो मैंने जस्ट आपको सिखाने के लिए क्वेश्चन लिखा, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आता नहीं है। नॉर्मली इस चैप्टर में से समेशन मस्ट आएगा। नस्ट के आपके पास नस्ट के टेस्ट में सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन आता है, समेशन वाला। ऐसे क्वेश्चन आता है जी, k = 0 to infinity 1/2 power k। ये क्वेश्चन जो अब मैं करवा रहा हूं लाजमी 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 नस्ट के टेस्ट में आएगा। ऑप्शन है जी 2, ऑप्शन है जी 1, ऑप्शन है जी 1/2, ऑप्शन है नो। समेशन क्या होती है? बड़ी आसान सी चीज है। समेशन का मतलब है, देखिए k कहां से शुरू हो रहा है? 0 से इंफिनिटी तक जमा करना है। क्या मतलब है? बड़ा आसान तरीका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो देखो कि किसी भी चीज की होल पावर लिखी हुई है ना, किसी नंबर की, किसी भी नंबर की जो होल पावर है वो हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। k कहां से शुरू हो रहा है? 0 से। k का यहां पे कहां से शुरू हो रहा है? 0 के। तो आपने सबसे पहले देखें, अगर आपने इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम कैलकुलेट करना है तो आपको दो चीजें चाहिए। कौन कौन सी? एक चाहिए a1 और दूसरी चाहिए r। तो दोनों चीजें निकालने का सीधा सीधा मेथड है। अगर आपने a1 निकालना है तो ये पहला नंबर कौन सा है? समेशन के अंदर किसी भी चीज की अगर होल पावर लिखी हुई है ना, वो हमेशा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। यहां से देख लें फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। a1 निकालना है तो पहला नंबर जो यहां पे लिखा है ये इसमें पुट कर दो, 1/2 power 0, तो ये a1 आ जाएगा। a1 कैसे निकालना है? जो भी पहला नंबर k = नीचे समेशन के लिखा हुआ है ना, इसको पुट कर दो तो a1 आएगा, पहली टर्म आएगी। r कैसे निकालते हैं? यही नंबर r होता है, पावर के नीचे वाला मैं बता चुका। जो भी पावर के नीचे वाला नंबर होगा वो r होगा। इन सारी चीजों को यहाँ पे पुट कर दें। a1 की वैल्यू कितनी है? 1, 1 - 1/2। s की वैल्यू क्या आ जाएगी जी? 1/1/2, ऊपर जाकर 2 हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2। 2 इस क्वेश्चन का आंसर है जी। मैं फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन लाजमी नस के टेस्ट में आएगा। उसके बाद देखें फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है n इक्वल टू 1 to infinity -2/3 पावर n। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है तो फिर क्या करेंगे, आंसर बताते हैं जी। 1/2, 1/3, 3 डेल्टा जी, नन ऑफ दिस। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये मैं मिटा रहा हूं ये वाला हिस्सा। देखें किसी भी चीज़ की अगर होल पावर लिखी हुई है ना तो वो क्लियर है कि वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इनफाइनाइट या फाइनाइट भी हो सकता है। दो चीज़ें चाहिए वंस अगेन, जब भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का क्वेश्चन आएगा दो चीज़ें निकालनी, A1 और R। A1 कैसे कैलकुलेट करेंगे मैंने बता दिया। A1 कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू यहाँ पे लगा दो, n की पावर 1, n 1 है ना पहला वाला नंबर, तो n की वैल्यू 1 यहाँ पे लगा दे तो आंसर आ जाएगा। नंबर 2, अगर आपने R निकालना है तो वो यही वाला नंबर होगा 2/3। चेक कर लें सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं है। ऑफ कोर्स कन्वर्जेंट है, क्योंकि इसका मोड लेके देखें तो वो किससे लेस बनता है, कॉमन रेशियो का 1 से, तो कन्वर्जेंट तो है जी। वैल्यू लगा दें इसमें, जस्ट वैल्यू। अच्छा R की वैल्यू यूज नेगेटिव ही करनी है, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव। ये जस्ट चेक करने के लिए उसकी कन्वर्जेंस जी। -2/3, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2/3, s इक्वल टू -2/3, एलसीएम ले लें 5/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर क्या बनेगा, नन ऑफ दीज। एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर क्या था, -2/5। ऐड कर ले आंसर अपनी ऑप्शन में, तो -2/5 इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, समेशन फार्मूला अब आपके सामने लिखा हुआ है, i इक्वल टू 0 to infinity 3/2 पावर i। आयोटा नहीं है यहाँ पे, यही है जो सबस्क्रिप्ट है, नंबर है टर्म का। -1/3, बीटा ऑप्शन है जी, -2/3, -3/2, डेल्टा जी नॉट पॉसिबल। हाँ जी, अब कैसे आंसर देंगे आप, वैसे देंगे ऑफ कोर्स। A1 और R कैलकुलेट करेंगे। बताएं A1 की वैल्यू क्या होगी, ये पहले वाला नंबर इसमें पुट कर दे 3/2 जी। R की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो भी 3/2। तो इस फॉर्म में वैल्यूज लगाएंगे, गलत करेंगे, लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, इसलिए नहीं लगाएंगे कि इसकी कॉमन रेशियो चेक करो, ये 1 से ग्रेटर आती है। अगर कॉमन रेशियो का जो मोड है वो 1 से ग्रेटर आ जाए तो इसका सम पॉसिबल नहीं होता, सीरीज डाइवर्जेंट होती है। सीरीज वैसे क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है, सम निकाल ही नहीं सकते। फिर देखिए नेक्स्ट के ही टेस्ट में ये क्वेश्चन काफी दफा आया, 16 से लेकर 19 तक तकरीबन हर टेस्ट में क्वेश्चन आया। 1 + e-1, e-2, e-3 प्लस अप टू सो ऑन, अप टू इन्फिनिटी। ऑफ कोर्स इसका सम बताना नहीं, मेंशन तो इन्फिनिटी होगा। 1/1 - e/e-1, e/1 - e, डेल्टा नन ऑफ दीज। फिर बता रहा हूं दो ही चीजें कैलकुलेट करनी है। कौन कौन सी कैलकुलेट करनी है, A1 और R। तो निकाल लें आप A1 और R, A1 और R निकाल के इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बताएं जी A1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर A1 की वैल्यू तो 1 ही है, पहले वाला नंबर सीरीज में लिखा हो। R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, e-1/1 तो 1/e आ जाएगा, इसमें पुट कर दें। और ये लेस देन 1 है, चेक करना मस्ट है। कैसे, e की वैल्यू होती है 2.71, तो 1/2 तो लेस देन 1 ही होगा ना, तो सीरीज कन्वर्जेंट तो है। 1/1 - 1/e, एलसीएम ले लो तो क्या बनेगा, e-1/e, ऊपर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका बीटा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, इसको सॉल्व कर लेना। अब आपने चेक करना है कि इसका आंसर क्या आता है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता है e2, e3, इसका आंसर आपने घर बैठ के जो है कैलकुलेट करना है, इसका आंसर क्या आता है। मैं बता रहा हूँ इसका पॉसिबल नहीं होगा, R ग्रेटर देन 1 है, आपने इसको चेक करना है कैसे पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जी, वो ये आता है, द इंटरवल ऑफ
कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज है जी 1 प्लस x/2 प्लस x²/4 प्लस अप टू सो। ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, आपने इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बताना है। ऑप्शन है -2 लेस देन x लेस देन 2, बीटा ऑप्शन है -1 लेस देन x लेस देन 1/2, सी ऑप्शन है -1/2 लेस देन x लेस देन 1/2, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है मैं बता चुका हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। मैंने कहा किसी भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालने के लिए r का 1 से लेस होना ज़रूरी है, इसी को इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। इसके लिखने का भी तरीका होता है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं r 1 और -1 के दरमियान में। अगर आपके पास r का मोड लेस देन 1 हो तो उसे लिखने का तरीका -1 और 1 के दरमियान में लिख दें। अगर r मोड जो है वो लेस देन 1 हो उसके क्या लिखने का तरीका -1 और 1 के दरमियान में लिख दें। ठीक है, ये हम चैप्टर नंबर 1 बुक 2 में भी पढ़ेंगे। तो लो जी r निकालना है आपने, तो बताएं r कैसे निकालते हैं। सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से, ये सेकंड टर्म है ये फर्स्ट टर्म, डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा x/2। तो बताएं कब सीरीज कन्वर्ज होती है, जब r मोड लेस देन 1 हो। और आपको पता है इसे कैसे लिख सकते हैं 1 और -1 के दरमियान में, तो r की वैल्यू लगा दें, 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा। ठीक है जी, ये आंसर क्या आ जाएगा इसका अल्फा। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालते हैं, -2 और 2 के दरमियान वाली वैल्यू इसकी इंटरवल कन्वर्जेंस होगी। यही चीज इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होती है r मोड लेस देन 1। उसके बाद देखें फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं इसी टॉपिक में से, जल्दी से नोट कर लें। इफ y इक्वल टू 1 प्लस x प्लस x² प्लस x³ प्लस अप टू सो, ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक एंड -1 लेस देन x लेस देन 1, देन आपने x की वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन प्यास के टेस्ट में आया 2-3 बार। ठीक है, इसको आपने ध्यान से समझना है, काम इसी फार्मूले का। एक सीरीज में से आपने x निकालना है, y तो गिवन है ना, इस पूरी सीरीज में से आपने किसको एक्सट्रैक्ट करना है, x को। y ओवर y -1, बीटा ऑप्शन है y -1 ओवर y, सी ऑप्शन है 1 - y ओवर y, डेल्टा ऑप्शन है जी नन ऑफ दीज। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सी बात है। देखें ये असेंडिंग पावर का जो ज्योमेट्रिक सीरीज है, दो चीजें निकालनी, एक a1 और दूसरा r, इसमें पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। a1 की वैल्यू क्या है 1 है, r की वैल्यू क्या है x ओवर 1 x, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, अब बताएं जी r कैसे, r a1 भी आ गया r भी आ गया। सम निकालने का फार्मूला आपको पता है a1 ओवर 1 माइनस r होता है। सम किसके इक्वल है, यहाँ पर y है, ये सम है, ये सम है जी 1 ओवर 1 माइनस x कैलकुलेट करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें। उसके बाद देखें इसको मल्टीप्लाई करें, y माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1, याद रखिए x निकालना है, y माइनस 1 ओवर एक्स वाई, इसको उधर ले जाएं, y माइनस 1 ओवर y, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। क्या आंसर आ जाएगा इसका, बीटा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये है जी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इस तरह से नस के टेस्ट में मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन देखें, फॉर द सेक ऑफ आपकी ड्रिल के लिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 1/2 पावर माइनस है, इसका सब निकालना है। तो देखो वही बात नहीं बन गई, ये 1/2 पावर n ही नहीं बनता, तो ज्योमेट्रिक सीरीज है। बताए a1 कैसे निकालेंगे आप, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 पावर 3, a1 आ जाएगा, तो 1/2 पावर 3 8 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आपने r निकालना तो क्या आ जाएगा, यही नंबर r होता है 1/2, तो इसका भी आप समझो वो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जी।
नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। HP न्यूमेटिक सीक्वेंस का पोर्शन खत्म हो गया। इस टॉपिक में से बेसिकली मुश्किल नहीं है, ये आपके अपने करने वाला टॉपिक है। जो अरिथमेटिक वाला हमने पढ़ा था सारा कुछ वही है, सिर्फ आपने वही शॉर्टकट भी वही यूज होंगे, सारा कुछ वैसे कैलकुलेट होगा, सिर्फ टर्म को इन्वर्ट करना होगा। इसकी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। द रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो AP इज HP। किसी भी नॉन जीरो AP का रेसिप्रोकल क्या होता है जी? HP होता है। ठीक है, बड़ी आसान सी डेफिनेशन। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8 अप टू सोन, बताओ ये AP है कि नहीं है? है ना AP। इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 अप टू सोन, तो ये क्या हो जाएगा जी? ये HP होगा। ये क्या होगा? HP होगा। डेफिनेशन याद कर लेनी आपने, क्वेश्चन करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ विच AP इज HP। कौन से AP का रेसिप्रोकल HP है? -500, -400, -300 अप टू सो। बीटा ऑप्शन है जी 100, 200, 300 अप टू सो। सी ऑप्शन है जी -20, -16, -12 अप टू सो। डेल्टा ऑप्शन है जी ऑल ऑफ दिस। जी देखिए, इसमें से डिफरेंस 100 का, इसमें डिफरेंस 100 का, इसमें डिफरेंस 100 का, इसमें डिफरेंस 100 का, ये इसमें डिफरेंस 100 का, इसमें डिफरेंस 4, इसमें डिफरेंस 4, सारे AP हैं। ये भी AP है, ये भी AP है, ये भी AP है। चेक कर लें आप घर बैठ के इसको, सारे AP हैं। क्या सबका रेसिप्रोकल HP होगा? नो, गलत आंसर आप सोच रहे हैं इसका। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बीटा है। बी आंसर करेक्ट है जी। क्यों? इसका रेसिप्रोकल क्यों HP नहीं है? इसमें -300 के बाद -200 आएगा, फिर -100 आएगा, फिर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता। तो ये AP तो है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल HP ने मैंने पहले बताया नॉन जीरो टर्म्स का। इसी तरह इसमें चलते हैं -12, -8, -4, फिर इसमें भी 0 आएगा, तो इसका रेसिप्रोकल भी HP नहीं होगा। इसमें 0 नहीं आएगा, तो इसका रेसिप्रोकल जो है HP होगा। तो हर सीक्वेंस का रेसिप्रोकल, AP का रेसिप्रोकल HP नहीं होता। यहां पे कुछ रिजल्ट्स लिख लें, वो क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ, ये कुछ नोट है वो लिख लें आप। कुछ मैं आपको की पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, ये की पॉइंट्स लिख लें। रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो AP is HP। नंबर 2, रेसिप्रोकल ऑफ एवरी HP इज AP। हर AP का रेसिप्रोकल HP नहीं होता, लेकिन हर HP का रेसिप्रोकल AP होता है। अगर रेसिप्रोकल पूछा हो GP का, तो याद रख लीजिएगा GP का रेसिप्रोकल GP होता है। नंबर 2, 0 किसी भी HP में नहीं हो सकता। 0 किसी भी GP में नहीं हो सकता, AP में हो सकता है। 0 ना GP में होता है, ना HP में होता है। उसके बाद देखें, एक और बात नोट कर लें, हार्मोनिक मीन। इसका फार्मूला होता है 2AB/A+B। जैसे हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा, हार्मोनिक मीन का फार्मूला ये होता है। 3 मीन हो गए, एक A, दूसरा G, तीसरा H। तीनों हमेशा GP में लाई करते हैं। तीनों मिलके AGH GP बनाते हैं। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है वो अरिथमेटिक इनटू हार्मोनिक मीन की प्रोडक्ट होता है। उसके बाद अरिथमेटिक मीन सबसे ग्रेटर होता है, ज्योमेट्रिक मीन लेस होता है, हार्मोनिक मीन सबसे लेस होता है। ये तब जब आप ज्योमेट्रिक मीन भी पॉजिटिव लें और AB भी पॉजिटिव लें।
और ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन उससे बड़ा छोटा होता है, हार्मोनिक मीन सबसे छोटा। अगर जो ए और बी नंबर है वो पॉजिटिव हो और ज्योमेट्रिक मीन भी पॉजिटिव हो, और ये इनइक्वालिटी उलट हो जाती है। आई मीन अरिथमेटिक मीन सबसे स्मॉलर हो जाता है। ये बुक में भी लिखे हुए रिजल्ट, सिर्फ आपने इनको पढ़ना है अगर ए और बी नेगेटिव हो। ठीक है जी, कुछ रिजल्ट्स हैं, आप इनको याद कर लें, इनको आपने एक दफ़ा रीड कर लेना बुक से। ठीक है जी, क्या क्या लिखवाएं हैं? रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो एपी एचपी होता है, रेसिप्रोकल ऑफ एवरी एचपी हमेशा एपी होता है, जीपी का रेसिप्रोकल बीजीपी होता है, जीरो एचपी में नहीं होता, जीरो जीपी में नहीं होता। 3 मीन होते हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक मीन। तीनों मिलके क्या बनाते हैं? तीनों मिलके क्या बनाते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का स्केल अरिथमेटिक हार्मोनिक मीन की प्रोडक्ट होता है। अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है अगर ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव लें, अरिथमेटिक मीन सबसे छोटा अगर ज्योमेट्रिक मीन भी नेगेटिव लें। ठीक हो गया जी, ये यहाँ तक आप देखें। उसके बाद चलते हैं इसके लास्ट टॉपिक के ऊपर। लास्ट टॉपिक इसका है 6.11। कैन यू इमेजिन कि 6.11 में से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब आपको याद मैं करवाता चलूँ कि 6.11 का एक बड़ा आसान सा शॉर्टकट है। पूरी एक्सरसाइज एक ही शॉर्टकट पे सॉल्व हो जाती है, पूरी एक्सरसाइज, कोई मुश्किल बात नहीं है। क्या शॉर्टकट है? देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 1 + 5 + 9 + अप, कोई भी सीरीज लिखी हुई है, अगर आपने उसकी n टर्म का सम बताना है, उसका शॉर्टकट जो है वो बहुत आसान है। बड़ा आसान शॉर्टकट है। देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है, n टर्म का सम बताएं। याद रखिएगा, मैंने आगे चैप्टर 8 पढ़ाना है, तो 6.11 और 8.1 पूरी का शॉर्टकट एक ही है। जैसे जो मैं 6.11 का शॉर्टकट बताऊंगा वही मैं 8.1 का शॉर्टकट है, इसको एक दफ़ा हम पढ़ेंगे 6.11 और 8.1 का। उसमें भी आपको पता है कि आपने वो बाइनोमियल उसका मैथमेटिकल इंडक्शन का सम बताना होता है, तो यही बात है, सेम सीरीज लिखी हुई थी, सम बताना होता है। इसका शॉर्टकट देखें, आपने पहली 2 टर्म्स को ऐड कर लेना। क्या करना है आपने? फर्स्ट 2 टर्म्स को ऐड कर लेना। आंसर क्या आ गया? 6। आपने जो भी सीरीज है, अगर आपने उसकी n टर्म का सम बताना है तो पहली 2 टर्म्स को ऐड करना है। जितनी टर्म्स को ऐड किया n की उतनी वैल्यू सारी ऑप्शन में पुट करनी। इसमें n की वैल्यू 2 पुट करें। कितनी n की वैल्यू 2 पुट करनी? 2। 3 को भी कर सकते हैं, फिर n की वैल्यू 3 पुट करेंगे। आसान है, 2 कर लें। n की वैल्यू 2 पुट करनी है आपने सारी ऑप्शन में, क्योंकि आपने 2 टर्म्स को ऐड किया। अगर आप 2 या 3 टर्म्स को ऐड करके चेक करना है आपने, 2 टर्म्स को ऐड किया, आंसर 6 आया। n की वैल्यू सारी ऑप्शन में पुट करके देखें, 2 × 2 - 1 6 मैच हो गया, तो यही आंसर है। देखिए बाकी ऑप्शन भी चेक कर लें, 2 × 2 × 2 - 1 4 बनेगा जी। 2 × जी क्या बनेगा? प्लस है ना ये, तो ये क्या बनेगा? 12। इसमें भी n की वैल्यू 2 पुट करके देखें, 2 - 1, तो ये 4 बनेगा। नन ऑफ दिस तो ऑप्शन है नहीं इसमें जी। क्या होगा? सारी ऑप्शन में आपने n की वैल्यू पुट की। कितनी n की वैल्यू पुट की है? 2। सारी ऑप्शन में पुट करनी, जिस पे आंसर मैच कर जाए वही आंसर है। क्या मेथड बताया? 2 टर्म्स को ऐड करना है, n की वैल्यू 2 पुट करनी है। फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, 1 + 2 + 2⁻³ + अप टू सोन अप टू n टर्म्स। आपने इसका सम बताना है। इनफाइनाइट के चक्कर में तो हमने देख लिया ना, अब हम देख रहे हैं फाइनाइट में अगर सम निकालना हो तो 2n, बीटा ऑप्शन है 2n - 1, सी ऑप्शन है 2n - 1, डेल्टा ऑप्शन है 2n + 1। क्या करेंगे आप? सेम आसान काम, 2 टर्म्स को ऐड कर लो तो आंसर 3 आ गया। n की वैल्यू 2 सारी ऑप्शन में पुट कर दो, 2/2 4 बनेगा, 2/2 - 1 2 बनेगा, 2/2 - 1 3 बनेगा। मैच हो गया आंसर हमारा। इसका मतलब है आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। तो याद रखिएगा, अगर आपने जब भी किसी n टर्म का सम कैलकुलेट करना है सीरीज का,
2 टर्म्स को ऐड करना, यानी कि वैल्यू 2 सारी ऑप्शन में पुट कर देनी है, या 3 टर्म्स को ऐड करके यानी कि वैल्यू 3 पुट कर देनी है। ये है जी चैप्टर नंबर 6। अब आप सोचिए अपनी जगह पे बैठ के, ईमानदारी से एनालिसिस करें, क्या आज से पहले आपको ये चैप्टर आता था? अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें। मुझे उम्मीद है कि हमने इस पूरा चैप्टर पढ़ा था, कि कोई चीज़ नहीं छोड़ी, और मैं 2, ढाई, 3 घंटों में पूरा चैप्टर पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों, मुझे यकीन है कि आप लोगों को चैप्टर आ गया। बस आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, और ये देख लें कितना आसान बन गया है चैप्टर। पूरा चैप्टर शॉर्टकट पे हमने पढ़ा है, आसान कर दिया बहुत। अब आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट कल वाले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 जो है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर नंबर 8। ठीक है जी, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।